हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट्स कर रहे हैं ये आपको प्राचीन इतिहास का। ये आपको जो है मगध पे पहला राजवंश जो बैठा था मगध की गद्दी पर, वो था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश के बारे में आज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से शासक आए इस हर्यक वंश में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट्स करते हैं। देखिए, आपको ये गद्दी पे जो बैठा था मगध की गद्दी पर, वो 7 शासक बैठे थे। कितना राजवंश बैठे थे? 7 राजवंश बैठे थे, जिसमें आपको ट्रिक भी बताए थे। मगध पे बैठने वाला राजवंश जो था हसीन मशुकसा, जिसमें ह से लिखा हुआ हर्यक वंश। उसके बाद आया शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। ये 7 वंश बैठे कहाँ पे? मगध की राजगद्दी पे। उसके बाद देखिए पहला राजवंश जो है हर्यक वंश। एक एक करके हम लोग वीडियो में आगे पढ़ते जाएंगे, कौन सा वंश किसके बाद आया, उसका कौन कौन राजा होगा। उससे पहले हम लोग पहला जो आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो हर्यक वंश का है। ठीक है, हर्यक वंश जो है वो आपको 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश रहा, जिसमें आप लोग देखिएगा महाभारत एवं पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले वृद्धरथ वंश का शासन था। मगध में सबसे पुराना राजवंश जो था वो वृद्धरथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक वृद्धरथ थे। ठीक है, लेकिन इसका साक्ष्य आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी राजधानी कहाँ था? गिरिब्रज था, यानी राजगीर था। सबसे प्राचीन मगध पे जो बैठा था वो वृद्धरथ वंश था, लेकिन जिसके संस्थापक कौन थे? वृद्धरथ ही थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगीर था। ठीक है, उसके बाद देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध हुआ, और जरासंध अपना राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरुद्ध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली, और भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया, और जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। उसके बाद रिपुपुंज वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक जो आपको था रिपुंजय, ये आपको अंतिम शासक था। किसका? वृद्धरथ वंश का। उसका हत्या उसका पुत्र जो है कुलिक ने कर दी, और उसके पुत्र को शासक बना दिया गया। घटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक है, मगध की गद्दी पर बैठा देने के बाद जो है, उसके बाद जो आएगा ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम मिलता है वृद्धरथ वंश का, लेकिन इस वंश के बाद आपको जो मिलेगा वो हर्यक वंश मिलेगा। कौन सा वंश? हर्यक वंश। इतिहास में इसका साक्ष्य भी मिलेगा हर्यक वंश, लेकिन मगध पे सबसे पुराना वंश वृद्धरथ वंश था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए पहला शासक जो आएगा बिंबिसार आएगा। ठीक है, हर्यक, यहाँ पे आपको इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इतिहास में भी साक्ष्य मिलता है इसका। और देखिएगा इसकी राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी। इसका भी राजधानी कहाँ था? यहीं था। उसके बाद बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज किया। बिंबिसार जब 52 वर्षों तक मगध पर राज किया, यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेनापति रखता था अपना, और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आपको ये भी पूछता है बौद्ध धर्म के अनुयायी इनमें से कौन था, नाम दे देगा, तो आप लोग याद रखिएगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार जो है हर्यक वंश का संस्थापक भी होगा। और बिंबिसार ने अंगराज के शासक बड़ादत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र को अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। यानी सीधा सीधी अपने राज्य का विस्तार इस तरह करता था, किसी से जाता था ब्याह कर लेता था, शादी करके उसको जो दहेज में राज मिलता था उस राज को अपने राज्य में मिला लेता था, मगध में मिला लेता था। मगध जो था पहले बहुत छोटा था, बाद में राज्य का विस्तार हुआ तो बहुत बड़ा मगध हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी, और इसके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला। ठीक है, पहली पत्नी से उसको क्या मिला? आप लोग देखिए दहेज में काशी प्रांत मिल गया, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। 1 लाख
जो रुपया प्रति वर्ष आता था। उस समय सोचिए इतना 1 लाख का कितना मैन होगा। बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेलना थी। ठीक है, राजकुमारी चेलना थी, जिससे आपको वैशाली भी मिल जाएगा दहेज के रूप में। इसको यही देखिएगा, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। अजातशत्रु का जन्म जो हुआ किससे हुआ? राजकुमारी चेलला से हुआ। ठीक है, पुत्र का जन्म अजातशत्रु का। बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के भद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। ठीक है, 3 को पत्नी का। देखिए अपना राज का विस्तार जो करता था किस तरह? शादी प्रथा से करता। दहेज में जो राज मिलता था उसी को क्या करता था? अपने राज में मिला लेता था। उससे इसी तरह मगध का ये विस्तार करता गया। बिंबिसार की चौथी पत्नी आम्रपाली थी। आम्रपाली दुबे नहीं, जो अभी भोजपुरी की हीरोइन है वो नहीं है, ये आम्रपाली थी बिंबिसार की चौथी पत्नी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में रानी चेलना से प्रभावित होकर इन्होंने क्या कर लिया? जैन धर्म अपना लिया। कौन? बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यह जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन थे। ठीक है, बिंबिसार के पिता का नाम भाटिया था और पुराण में बिंबिसार को सैनिक कहा जाता था। और उसके बाद इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग लाइलेज बीमारी हो गई। अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा और जीवक ने के इलाज से चंद्रप्रद्योत स्वस्थ हो गए। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंग राज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया गया। ठीक है, अंग पहले हिस्सा मगध का नहीं था, बाद में मिला लिया गया किसमें? मगध साम्राज्य में। और यहाँ पे आपको चंद्रप्रद्योत था, अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत, और इसको एक बीमारी हो गया जिससे अपना बिंबिसार जो है अपना वैद्य किसको? जीवक को भेजा और जीवक जो है वहाँ पे उसको ठीक ठाक कर दिया। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसका पुत्र अजातशत्रु कर दिया। चेलना से जो इसका बेटा हुआ था अजातशत्रु ही इसका हत्या कर दिया बिंबिसार का। अब देखिएगा बिंबिसार हत्या कर दिया 492 ईसा पूर्व में कर दिया। इसको पुत्रीहंता भी कहा जाता, पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला। ठीक है, वो आपको आगे मिल जाएगा। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से लेकर 460 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक रहा। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुनिक भी कहा जाता है। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी, अतः इसे पितृहंता कहते हैं। ठीक है, पितृहंता के नाम से अजातशत्रु को भी जाना जाता है। यह अपने मामा परसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था और इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर के किला बंदी कर दिया। और राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, घिरा है। राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके समय में सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु था। ठीक है, अजातशत्रु के समय में दीजिएगा कालाशोक आएगा, अशोक आएगा, अजातशत्रु आएगा। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति या तीसरी बौद्ध संगीति आपको इसी शासनकाल वो आपको लिखा होगा। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति आपको होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसने वैशाली को जीत लिया। इसका पिता जो था बिंबिसार वो हार गया, लेकिन ये जीत लिया। इस युद्ध में 2 नए हथियार रथ मुसल और महाशिला कंठक का प्रयोग किया गया। और वो युद्ध जो हुआ वैशाली में जो आक्रमण किया था उसमें रथ मुसल और महाशिला कंठक का प्रयोग किया। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया। यह भी क्वेश्चन पूछेगा, जैन धर्म के पहले उपांग में किसका चर्चा है? महावीर और अजातशत्रु का। इसने प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया और उसके बाद इसके पुत्र उदयायन ने इसकी हत्या कर दी। उदयायन क्या करेगा? इसका हत्या कर देगा। अजातशत्रु का इसका पुत्र होगा। उसके बाद उदयायन शासन में आ जाएगा। इसने अपनी राजधानी
कुसुमपुर बनाया, जिसको पुरस्पुर कहते हैं। यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्रा कहलाया। अब सीधा क्वेश्चन पूछता है, पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ठीक है, इसने, इनकी माता का नाम पद्मावती था और इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। इसका अन्य नाम उदाई था या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। और उसके बाद देखते हैं, पुराणों एवं ग्रंथों में के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर का स्थापना किया, जिसका नाम पाटलिपुत्रा पड़ा। और आपको सीधा क्वेश्चन पूछेगा, किस नदी के किनारे पाटलिपुत्रा था? गंगा और सोन नदी के किनारे। ठीक है, और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्रा को पटना कर दिया, और इसका पुत्र जो होगा वो क्या पटना कर देगा। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दिया गया। उदयन का पुत्र नागदशक आया, जो कि एक अयोग्य शासक था, और इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना किया। इसके बाद आएगा शिशुनाग वंश आएगा। ठीक है, उससे पहले एक मोटिवेशनल बातें हो जाए। अकेले चलकर बादशाह बनो, अकेले चलकर बादशाह बनो, क्योंकि यहाँ साथ देने वाले अक्सर धोखा दे देते हैं। यानी जो कहता है हम आपके साथ हैं, वो आपके साथ नहीं रहता है, बल्कि आपको धोखा देने की अक्सर कोशिश करता रहेगा। इसीलिए जब भी कुछ भी कीजिए अकेले कीजिए, ताकि किसी का साथ भी लेना ना पड़े। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।